औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी रिजवी ऑफिशियल। आज हम एक नए लॉ के लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं और आज हम जिस लॉ को पढ़ेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है और सिविल कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में तकरीबन 30% लिटिगेशन जो है वो इसी लॉ के मुतल्लिक है। तो जो आज हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009। ये कानून किरायादारी है 2009 का। इससे पहले अर्बन रिस्ट्रिक्शन रेंट ऑर्डिनेंस था 1959 का, वो रिपील हो चुका है। अब पंजाब में जो लॉ एप्लीकेबल है कानून किरायादारी के हवाले से वो द पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009। तो आज हम इस लॉ का जायजा लेंगे और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें जो पिटीशन दायर होती है रेंट पिटीशन, उसका क्या प्रोसीजर है और इस तरह इसमें कितनी स्टेजेस हैं, कौन सी स्टेज के बाद कौन सा मरला आता है और फिर जाकर फाइनल आर्डर यानी डिक्री पास होती है और फिर एग्जीक्यूशन होती है। इसी तरह हम अपील का भी तरीक़ाकार देखेंगे और उसकी मियाद का कानून जो इसी में जिक्र है वो भी देखेंगे। और इसके अलावा हमने इस कानून के में जो सबसे अहम बात है कि इसमें लीव टू कंटेस्ट भी आती है। जो लीव टू कंटेस्ट अगर मंजूर होती है तो वही जवाब दावा तस्वर होता है, और अगर लीव टू कंटेस्ट नहीं आती स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर तो फिर फाइनल आर्डर पास हो जाता है और डिग्री हो जाती है। और इसमें सबसे अहम बात कि इसमें जो इजेक्टमेंट के कि किसी भी किराएदार को आप अपना मकान, दुकान या घर या कोई ऐसा प्रीमिसेस, चाहे ओपन स्पेस थी किसी बिजनेस के लिए, किसी ट्रेड के लिए, किसी रिहायशी पर्पस के लिए, किसी अगर मालिक के मकान ने कोई प्रॉपर्टी अपनी किराए पर दी है तो वो उसके पास कौन से ग्राउंड्स हैं अवेलेबल हैं कि जिनकी बुनियाद पर वो अपनी प्रीमिसेस, अपनी जगह, दुकान, मकान या ओपन स्पेस या लैंड किराएदार से खाली करवा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका प्रियम्बल, किसी भी कानून का प्रियम्बल बहुत अहमियत का हामिल होता है। उसमें इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर होती है कि उन्होंने ये लॉ किस लिए बनाया है और इस लॉ का स्कोप क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका हम देखते हैं कि प्रियम्बल क्या कहता है। एन एक्ट टू रेगुलेट द रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। लैंडलॉर्ड वो मालिक मकान है या दुकान है जो अपनी जायदाद किराए पर देता है, और टेनेंट जो है वो किराएदार है जो किराए पर हासिल करता है। तो ये उसकी किराएदार और मालिक मकान या दुकान जो भी प्रॉपर्टी है, ये मालिक और किराएदार के रिलेशनशिप को ये लॉ डील करता है। अगर उनके दरमियान इसी किराएदारी से मुतल्लिक कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो उसको ये लॉ किस तरह रिजॉल्व करता है, व्हाट इज द प्रोसीजर एंड व्हाट इज द लॉ, ये आज हमने देखना है। और उसका फोरम कौन सा है, किस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल है और अपील किस कोर्ट में दायर होगी। तो इसका सबसे अहम जो पोर्शन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो डेफिनेशंस का है, जो कि बहुत अहमियत का हामिल है। उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे, इससे पहले प्रिलिमिनरी जो चैप्टर 1 है उसमें हम सेक्शन 1 दे देते हैं, शॉर्ट टाइटल एक्सेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी साइटेड एज द पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009। इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ पंजाब। ये पूरे पंजाब पर लागू है। और इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी जब ये 17 नवंबर 2009 को ऑफिशियल गजट में छपा तो उसी दिन से ही ये पूरे पंजाब पर लागू है। इसका सेक्शन 2 है जो बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि सेक्शन 2 में अमूमन जो भी स्पेशल लॉ होता है उसके सेक्शन 2 में अमूमन डेफिनेशंस दी जाती हैं। तो इस डेफिनेशंस में देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, बाकी व्यूअर्स अपने तौर पर खुद इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है 2 की सब क्लास ए है जो बिल्डिंग को डिफाइन करता है
कि कानून किरायादारी में पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009 में बिल्डिंग का क्या मतलब है। तो इसकी डेफिनेशन 2A में कुछ इस तरह दी गई है, बिल्डिंग मीन्स अ बिल्डिंग अ पार्ट देयर ऑफ, वो बिल्डिंग या उसका पार्ट टुगेदर विद ऑल फिक्सचर एंड fittings therein, if any, and includes any garage, any garden, godown, out of and open space attached appurtenant thereto, let out for residential purpose or for not residential purpose, whether actually being used for that purpose or not, but does not include a room in a hotel, hostel, boarding house, guest house, or any place of religious worship. इस डेफिनेशन में उन्होंने ये बताया है कि बिल्डिंग से मुराद ऐसी जगह है जिसमें कोई इमारत भी हो सकती है, ओपन स्पेस भी हो सकती है, इमारत के साथ ओपन स्पेस हो सकती है, उसमें गार्डन भी हो सकता है, बगीचा भी हो सकता है शामिल, और उसमें कोई अगर गैराज है वो भी शामिल हो सकता है बिल्डिंग में, और इसी तरह अगर वहाँ कोई गोडाउन बना हुआ है, कोई वेयर हाउस बना हुआ है, तो वो भी बिल्डिंग की डेफिनेशन में आएगा। लेकिन होटल का कमरा, हॉस्टल का कमरा, बोर्डिंग हाउस का कमरा, ये बिल्डिंग के मीनिंग्स में नहीं आएगा। यानी अगर होटल का रूम होगा, वो कोई किराए पर लेता है, तो उसको ये कानून डील नहीं करेगा। अगर बिल्डिंग होगी तो फिर उसको ये कानून किरायादारी पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट इसको डील करेगा, और वो इसका सब्जेक्ट होगा और वो इसका मौजू होगा। उसके बाद 2B जो है वो फाइनल ऑर्डर के मुतल्लिक़ है। फाइनल ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइट ऑफ पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009। अब देखते हैं कि लेजिस्लेचर ने फाइनल ऑर्डर को कैसे डिफाइन किया है। फाइनल ऑर्डर मींस अ फाइनल ऑर्डर पास्ड बाय रेंट ट्रिब्यूनल कल्मिनेटिंग द प्रोसीडिंग्स, कि उसको प्रोसीडिंग्स को कल्मिनेट कर दिया है, नतीजतन उसका कोई फैसला कर दिया है, खत्म कर दिया है। इंक्लूडिंग एन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ रेंट, एडजस्टमेंट ऑफ पगड़ी, एडवांस रेंट, सिक्योरिटी, एरियाज ऑफ रेंट, कंपनसेशन और कास्ट, ये तमाम चीजें जो है ये फाइनल ऑर्डर अगर इसको डील करती है, कोई रेंट से मुतल्लिक एरिया ऑफ रेंट से मुतल्लिक, अगर कोई रेंट ट्रिब्यूनल या स्पेशल जज रेंट जो कानून किरायादारी के तहत किरायादारी के पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009 के कानून किरायादारी के तहत मुकदमा समाप्त कर सकता है, जिनको हम आगे जाकर स्पेशल जज रेंट भी देखेंगे और रेंट ट्रिब्यूनल भी देखेंगे कि वो कौन सी सेक्शन के तहत एस्टैब्लिशमेंट होती है उनकी और कौन से उनकी पार्स हैं। तो इस तरह अगर वो पगड़ी से मुतल्लिक कोई ऑर्डर करते हैं, एरिया ऑफ रेंट से मुतल्लिक अगर कोई रेंट अदालत, रेंट जज, स्पेशल जज रेंट या रेंट ट्रिब्यूनल कोई ऑर्डर फाइनल करता है, तो वो कल्मिनेटिंग ऑफ प्रोसीडिंग से मुतल्लिक होगा। इसके बाद बट शैल नॉट इंक्लूड एन ऑर्डर पास्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, लेकिन अगर कानून किरायादारी के तहत कोई पिटीशन दायर होती है एंड आफ्टर अडॉप्टिंग ऑल प्रोसीजर एज डिस्क्राइब्ड इन द पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट, वो पिटीशन अगर कामयाब हो जाती है और वो डिग्री बन जाती है, और डिग्री के बाद जब एग्जीक्यूशन आती है तो एग्जीक्यूशन में जो कोई ऑर्डर होगा रेंट से मुतल्लिक या कोई पगड़ी के मुतल्लिक, तो वो जो है फाइनल ऑर्डर नहीं होगा। लेकिन दौरान पिटीशन कि जब वो पिटीशन जेर समात है, अभी डिग्री नहीं हुई, उस दौरान अगर एरिया ऑफ रेंट के मुतल्लिक कोई बकाया जात है रेंट के मुतल्लिक, अगर पगड़ी के मुतल्लिक या इससे दीगर कोई एडवांस रेंट के मुतल्लिक, सिक्योरिटी के मुतल्लिक अगर कोई रेंट जज, रेंट ट्रिब्यूनल कोई फैसला करता है, तो वो फाइनल ऑर्डर शुमार होगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है कि लैंडलॉर्ड, हु इज लैंडलॉर्ड इन द लाइट ऑफ पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009। ये डेफिनेशन है जी 2D में। लैंडलॉर्ड मीन्स द ऑनर ऑफ अ प्रीमिसेस एंड इंक्लूड्स अ पर्सन फॉर द टाइम बीइंग इंटाइटल्ड और ऑथोराइज्ड टू रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमिसेस। तो लैंडलॉर्ड से मुतल्लिक जो अपनी कोई जगह, मकान, बिल्डिंग या रेंट प्रीमिसेस पे देता है, कोई प्रीमिसेस अपना रेंट पे देता है, तो ना सिर्फ उसका वो जो ऑनर होता है लीगली वो शुमार होगा लैंडलॉर्ड, बल्कि
उसके बिहाफ पर अगर उसका कोई मुख्तियार खास या स्पेशल अटर्नी ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड अगर वो किराए पर देता है, कोई एग्रीमेंट करता है, तो वो भी लैंडलॉर्ड में ही शुमार होगा। सिर्फ ऑनर नहीं बल्कि ऑनर को कोई मुख्तियार खास या उसके बिहाफ पर कोई भी पर्सन अगर अपॉइंट हुआ है तो वो भी लैंडलॉर्ड हो सकता है। वो पिटीशन भी दायर कर सकता है, वो रेंट भी वसूल कर सकता है, और जिस तरह मालिक के इख्तियारात होते हैं लैंडलॉर्ड के, इसी तरह उसके भी जो ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड पर्सन होगा उसके भी वैसे ही इख्तियारात होंगे। इसके बाद सबसे अहम डेफिनेशन 2E है पगड़ी। Includes any amount received by landlord at the time of grant or renewal of tenancy except advance rent or security। एडवांस रेंट और सिक्योरिटी के अलावा अगर एट द टाइम ऑफ जब लैंडलॉर्ड अपना कोई प्रीमिसेस या बिल्डिंग, कोई जदाद मकान जब किराएदार को किराएदारी पे देता है तो उससे जो रकम वसूल करता है उस वक्त पगड़ी उसको कहते हैं। पगड़ी जो कि मशहूर हमारी कानून किराएदारी की टर्म है और अक्सर एग्जामिनेशंस, सिविल जज, एडिशनल सेशन जजेस के एग्जाम और इसी तरह बाकी दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हत्ता के LLB के एग्जाम्स में भी ये टर्म लैंडलॉर्ड जो अभी हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं ये पूछी जाती हैं। और इसी तरह पगड़ी में लेकिन वो चीज शामिल नहीं होगी जो सिक्योरिटी की रकम होती है, एज ए सिक्योरिटी जमा कराई जाती है, किराएदार जमा करवाता है, या वो एडवांस रेंट जमा करवाता है, वो पगड़ी में शामिल नहीं होगा। ये बात याद रखनी। उसके बाद हम डेफिनेशन सेक्शन 2 की क्लास F को देख रहे हैं जो प्रीमिसेस को डिफाइन करता है। प्रीमिसेस मींस अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड। ये बिल्डिंग भी है या रेंटेड लैंड भी हो सकती है। नॉट बीइंग एन एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन इसमें जरी जमीन शामिल नहीं है। लैंड शामिल है, रेंटेड लैंड शामिल है, बिल्डिंग शामिल है प्रीमिसेस में, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर लैंड, जरी लैंड शामिल नहीं है। और लैंड सबसर्विएंट टू एग्रीकल्चर, और ऐसी लैंड जो सबसर्विएंट टू एग्रीकल्चर है, यानी जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होती लेकिन इनडायरेक्टली वो भी जगह जरी मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, तो उस लैंड को भी सब सर्विएंट लैंड टू द एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं। एग्रीकल्चर लैंड एंड सब सर्विएंट लैंड जो है वो प्रीमिसेस में शामिल नहीं है। बाकी जो बिल्डिंग्स हो गई और जो ऊपर हमने बिल्डिंग्स की डेफिनेशन में देखा है वो प्रॉपर्टीज होंगी, वो प्रीमिसेस में आती हैं, बिल्डिंग में आती हैं, लेकिन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी और सब सर्विएंट टू एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी बिल्डिंग में और रेंटेड प्रीमिसेस में नहीं आती। इसके बाद सेक्शन 2 की हम क्लास H पढ़ रहे हैं। H जो रेंट को डिफाइन करता है। रेंट इंक्लूड्स एरियर्स ऑफ रेंट, अ यूटिलिटी बिल एंड एनी अमाउंट दैट मे बी पेएबल बाय अ टेनेंट इन रिलेशन टू द टेनेंसी। तो रेंट में एक तो उसका रेंट हो गया जो तय होता है मालिक और किराएदार के दरमियान, और उसी प्रीमिसेस का, रेंटेड प्रीमिसेस का या रेंटेड लैंड का या रेंटेड बिल्डिंग का अगर कोई यूटिलिटी बिल होगा जो पेएबल होगा तो वो भी रेंट में शुमार होगा। और इसी तरह एनी अमाउंट दैट मे बी पेएबल बाय अ टेनेंट, जो किराएदारी से मुतल्लिक किराएदार ने, टेनेंट ने जो भी उस किराएदारी से मुतल्लिक पेमेंट करनी है वो रेंट में आती है। इसके बाद रेंटेड लैंड है जो सेक्शन 2 की क्लास I है, वो इसको डील करती है और डिफाइन करती है। रेंटेड लैंड मीन्स एनी लैंड और ओपन स्पेस लेट आउट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और ट्रेड। रेंटेड लैंड से मुराद ऐसी जमीन है जो कि ओपन स्पेस भी हो सकती है, जिस पे कोई इमारत भी हो सकती है, और इमारत के साथ ओपन स्पेस भी हो सकती है, जो ट्रेड के लिए या बिजनेस के लिए तो किराएदारी पे मालिक मकान, मालिक जायदाद देता है किराएदार को, तो उसको रेंटेड लैंड कहते हैं। इसके बाद
2 की सब क्लास जो है L, जो टेनेंट को डील करती है और डिफाइन करती है कि हु इज टेनेंट. टेनेंट मीन्स अ पर्सन हु अंडरटेक्स or he is bound to pay rent as consideration for the occupation of a premises by him or by any other person on his behalf and includes. एक तो वो खुद किराएदार जो टेनेंट है वो खुद भी टेनेंट शुमार होता है. अगर उसके बिहाफ पर कोई पर्सन, उसका मुख्तियार खास अगर कोई अपॉइंट हुआ होता है तो वो भी उसके बिहाफ पे जो आदमी है वो भी जो है टेनेंट शुमार होगा. और इसमें जो मजीद बात की गई है इसकी सब क्लास एल की सब क्लास आई ये कहती है कि एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु कंटिन्यूज टू बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रीमिसेस आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट. और वो आदमी जो कि टेनेंसी एग्रीमेंट की तारीख के बाद तक उसकी टर्मिनेशन, कि जब उसकी तारीख खत्म हो गई, उसकी मियाद खत्म हो गई है, उसके बावजूद भी अगर वो प्रीमिसेस में, बिल्डिंग में मौजूद रहता है, ना सिर्फ टेनेंट बल्कि टेनेंट के बिहाफ पर वो आदमी जो उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद रहता है वो भी टेनेंट शुमार होगा. कि टेनेंसी एग्रीमेंट तो खत्म हो गया है लेकिन फिर भी वो अंदर रह रहा है तो फिर वो भी टेनेंट शुमार होगा. एंड ही इज बाउंड टू पे रेंट as well as compensation, and he is also bound to eject the rented premises, land, building or rented premises.